सबको नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम फिलहाल देख रहे हैं कि किस तरह से भाजपा की जो गवर्नमेंट है और उसके जो कुछ सदस्य हैं वो हर किस्म के लोगों पर एक बहुत ही घिनौनी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाल ही में हमने कल देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की जो विदेश राज्य मंत्री श्री वी.के. सिंह साहब के द्वारा जो इस्तेमाल किए हुए लफ्ज़ हैं वो भी जो हम चौथे स्तंभ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ जो एक बहुत ही घिनौने किस्म के जो अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं वो हमने देखा है कि वो भी ऐसे लोगों के जो हम कहते हैं कि चौथा स्तंभ जो कहते हैं उनके खिलाफ जो इस्तेमाल किए हैं वो हम बहुत ही कंप्लीटली डिस्ग्रेस मानते हैं और उसकी निंदा करते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ने कहा था एक वक्त कि ये सब बाजारू हैं और आज वी.के. सिंह साहब उन्हें दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं। तो ये जो हम देखते हैं कि ये प्रोबेबली बीजेपी की जो है वो एक उनकी संस्कार जो हम कहेंगे वो बिल्कुल वैसे ही मानी जाएगी कि उनके जो संस्कार हम कहते हैं बीजेपी के, तो ये कोई नई बात नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बाजारू कहते हैं और वी.के. सिंह साहब उन्हें कुछ और कहते हैं, जो जिसका मतलब दोनों एक जैसा हो जाता है। मोदी जी के ये वही मंत्री हैं जिन्होंने मौजूदा थल सेना अध्यक्ष को पद के अयोग्य करार दे दिया था तथा उनकी तुलना की एक अपराधी के साथ की थी। वो हम कभी नहीं बोल सकते जो हमने देखा था वी.के. सिंह साहब ने किया था। मोदी जी के ये वही मंत्री हैं जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह को टेट्रा ट्रैक मामले में 14 करोड़ की रिश्वत का इल्जाम लगाया था और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जब बातचीत में सीडी की मांग की गई थी तो उन्होंने कहा था कि वो सीडी गुम हो चुकी है। तो उनके लिए बड़ी आसान सी बात है कि आरोप लगा देते हैं, फिर कहते हैं कि वो सीडी जब मांगी जाती है कि जो प्रूफ कहाँ है तो कहा जाता है कि वो गुम हो चुकी है। कन्वीनियंस जो है वो बिल्कुल लागू होता है सिर्फ उन पर। मोदी जी के ये वही मंत्री हैं जो अपने मंत्री पद की जिम्मेदारी को आत्मग्लानि बताते हैं। हम सब ने वो स्टेटमेंट भी बहुत रिसेंटली पढ़ा था कि श्री वी.के. सिंह साहब ने जो दिया था। मोदी जी के ये वही मंत्री हैं जिन्होंने यमन के फंसे भारतीयों की जान माल की सुरक्षा को आरोचक और निरस बताया था। He said ये बिल्कुल भी डिसइंटरेस्टिंग है एंड इसमें कोई रोचक जैसी बात नहीं है। मोदी जी के वो वही मंत्री हैं जो थोड़ी सी आलोचना के चलते देश के पूरे मीडिया को वैश्यवृत्ति कहते हैं। वो प्रेस्टिट्यूट्स का जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, बीच में सिर्फ एक लफ्ज को निकाल के सिर्फ एक दूसरा लफ्ज डाल के, वन वर्ड हैज बीन टेकन आउट एंड एक दूसरा लफ्ज उसमें डाल के उसको अलग ढंग से पेश किया। लेकिन उन सब का मतलब क्या होता है हम बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। मोदी जी के अनेक मंत्रियों के बारे में हम बोल सकते हैं कि जिन्होंने सांसद हो या मुख्यमंत्री हो जिन्होंने इस तरह की बेफुजुल की बेतुलना की बातें बहुत बार की हैं। साध्वी निरंजन ज्योति हैं, गिरिराज सिंह हैं, निहाल चंद्र हैं, संजय पालियन हैं, रामशंकर कथेरिया हैं, साक्षी महाराज है, योगी आदित्यनाथ हैं, लक्ष्मीकांत पालेस्कर हैं और मनोहर लाल खट्टर। इस तरह के काफी लोग जो हम देख चुके हैं कि हर वक्त अपनी मनमानी से कोई ना कोई बात कह सकते हैं, कह देते हैं और उसकी बिल्कुल भी तुलना नहीं करते, ये भी महसूस नहीं करते कि हमने कोई गलत बात की है तो उसको हमें रिट्रैक्ट करना चाहिए, कि उसके ऊपर हमें कोई शर्मगी दिखानी चाहिए या उसके साथ हमें किसी भी किस्म का एक शर्मनाक की बात होनी चाहिए। वो बिल्कुल भी नहीं होता। कहते हैं कि बस सिर्फ हम लोग पावर में हैं, ये हमारा बर्थ राइट हो जाता है, ये हमारा सिविल राइट हो जाता है कि हमारे मन में जो आए वो हम कहेंगे। तो हमें ये कहते हुए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मांग करते हैं कि ऐसे अपमानजनक, अरोमनीय व उत्तंड व्यवहार के लिए
श्री जनरल वीके सिंह को तुरंत बर्खास्त किया जाए और इसमें हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। हम चाहते हैं कि उनको बिल्कुल बर्खास्त किया जाए और हम यही कोशिश में लगे रहेंगे कि जब तक उनको बर्खास्त किया नहीं जाए उसके बारे में हम बात करते रहेंगे, लगातार उनसे कहते रहेंगे कि इस तरह के जो लफ्ज़ हैं, इस तरह की जो बातें हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल के बारे में हम सब ने देखा है कि वो एक नया उन्होंने शुरू किया है, सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। एक बात जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी हैं और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली साहब ने जो कही है, ये जो वो बात करते रहते हैं अच्छे दिन की, ये जो अच्छे दिन की बात करते हैं वो पिछले 10 महीने से अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। अच्छे दिन के बारे में कहते हैं कि अच्छा दिन आने वाला है, वी आर गोइंग टू ब्रिंग बैक गुड डेज एंड अच्छे दिन, वी आर गोइंग टू अशर इन अच्छे दिन। बट आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू द नोटिस दैट the same finance minister Arun Jaitley saab last year he had said that the tax exemption from 5 lakhs will be brought down to 2.5 lakhs. There are 2 budget sessions which have passed, but unfortunately nothing has been done as yet. In fact, when you look at the current budget session, it remains the same, and our finance minister Arun Jaitley saab has said the middle class man has to fend himself. I do not understand what do they mean by fending, asking the common man, the middle class man, to fend for themselves. If the middle class man has to fend for himself, then why should the middle class commodity vote for BJP? Why should the middle class commodity think of bringing BJP to power? Why should the middle class commodity think that probably Narendra Modi is capable of bringing back Achhe Din? The basic necessities what we have always been taught is about roti, kapda or makan. When you talk about roti, that has been taken away. When you look at the land acquisition bill, it does not work at all for the roti of the people. When we talk about the farmers, this land acquisition bill is taking away the land of the farmers in a very aggressive manner with the land. When you look at the UPA government which had brought in the same land acquisition bill, it was completely different. It was for the betterment of the farmers. But Modi government has cut down and diluted all the clause which was assuring the farmers of their livelihood. So that when it comes to roti, that has been taken away. Kapda, I mean it's for everybody to see what kind of kapda our Prime Minister Narendra Modi wears. So the kapda is only for them, kapda is only for the rich people, kapda is only for the rich and the richer. When it comes to the poor and the middle class, it does not matter. And when it comes to makan, the only dream every middle class person has today is of having a roof above their heads. But today, in the recent circumstances we have seen, and since last evening, since this real estate regulatory bill has been come in, this proposal is not at all acceptable because the UPA government, when it had brought in the real estate regulatory bill in 2013, it had certain laws attached to it, which was safeguarding the buyers. Unfortunately, those laws are to be given away. The first and foremost was any builder, the real estate guy, would escort the 70% of the investment by the buyer in an escrow account, which definitely gave an edge to the buyer, saying that their money which they have invested to buy a property is safe. The real estate contractor would not be able to use that 70% of money into another project until unless the current project is not completed and handed over. But the new laws does not do that. It brings down from 70% to 50%, where the NDA government, Prime Minister Narendra Modi says that 50% is enough to curtail it. How would a 50% be enough to curtail it is what is our question.
It also takes away the legalities when the real estate owners, the builders and the secretaries, they have been taken away from the penal code. We had a section which we could crucify them and say that they have to be penalized. But unfortunately, the new laws takes away from that. The government is completely working not for the betterment of the middle class, but for the others who probably, and what I feel is, it's definitely working for the betterment of the people who, in every way, can work for the NDA government, for the betterment of the people in the NDA government, but not for the people who have voted the NDA government in power. There are a lot of things we have to look into it. It has, like I said, the cabinet has done away with the provision in holding the directors and the company secretaries accountable, and the realtor would be blacklisted if it's defaulting twice. That has been taken away. Now we need to understand as to how are we going to project this, how it's going to help the common person. The regulatory bill which was brought in by the UPA government was approved by the Union Cabinet on 14 June 2013, and the same was introduced in Rajya Sabha on August 14, 2013. The legislation was pioneer initiative to protect the interest of home buyers, to promote a fair play in real estate transactions, and to ensure timely execution of the projects. It is pertinent to highlight some specific areas where the proposed law objected to provide relief and transparency in ailing real estate sector, but now diluted completely by the Modi government. See, the 50% clause what we are talking about, just imagine, I would like to link the 50% clause, what the new real estate regulatory bill has brought in, and the land acquisition bill. If you look into the land acquisition bill, there is one section which the NDA government says that there has to be 1 kilometer on the right and the left of the corridors, which they need to take it. But I link this with the recent real estate regulatory laws, because this is going to give a lot of space to the real estate people to come up and build infrastructure which in no way is going to help the common man, but it's going to help the people with a lot of corruption into the entire government of India. We need to curb this. We need to tell them that this is not the government which had promised of Achhe Din. This is not the government which had said that हम सब गरीबों के सरकार बनेंगे. गरीबों की सरकार नहीं है. It's not the matter of गरीबों की सरकार. It's about for the rich and the richer. The poor are left in the lurch. The middleman is left, in the words of Shri Arun Jaitley, fend for yourselves. The newspaper reports also reveal that provisions stipulated in section 7 of the 2013 bill, which provided that in case of a default, the license of the promoter can be revoked, has also been diluted against the interest of the consumers. So this Modi Sarkar is everything or anything but a Garibon ki Sarkar, and it does nothing for the betterment of the people of this country, whether it would be the landless laborers, the farmers, or the middle income group people. So I think we need to have a very, very strong action against such bills. We have been fighting for the land acquisition bill. We have been putting it forward that there are 5 conditions, 5 clauses which we are not going to compromise on. And here we are again fighting for the real estate regulatory bill, saying that it will not be accepted with all the kind of clause which have been given away, and the new clause which have been come in to help the real estate, which again, like I said before, is going to help the rich to get richer.